नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनुपम आईएएस एकेडमी पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अकबर कैसे काबुल पर अधिकार करता है और काबुल पर अधिकार करने के साथ साथ जो एक प्रमुख तथ्य है कि अपनी जो सौतेली बहन है बख्तुन्निसा, उसको कैसे वहां का गवर्नर नियुक्त करता है। काबुल पर अधिकार करने के साथ साथ अकबर की जो दूरदर्शिता है वह भी हमको दिखती है और स्थानीय प्रशासन का जो स्ट्रक्चर है वह भी हमको दिखता है। तो इस वीडियो में हम सारे तथ्यों को देखेंगे जो परीक्षाओं में आपसे पूछे जाने की संभावना है। तो मैं अनुपम तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। जब हम काबुल की बात करते हैं तो वहां पर मिर्जा हकीम का शासन था। मिर्जा हकीम था कौन? यह अकबर का सौतेला भाई था, यानी हुमायूं का पुत्र था। हुमायूं की एक पत्नी से उत्पन्न हुआ था अकबर, और उसकी जो दूसरी पत्नी है उससे मिर्जा हकीम की उत्पत्ति हुई थी, यानी उससे मिर्जा हकीम का जन्म हुआ था। तो मिर्जा हकीम का शासन था कहां पर? काबुल के क्षेत्र में। मिर्जा हकीम काबुल पर अपनी शासन व्यवस्था चला रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर से समस्या उत्पन्न होती है। समस्या क्या उत्पन्न होती है? अकबर केंद्रीकरण की नीति चला रहा था। पिछले वीडियो में भी हमने चर्चा की इसकी, गुजरात पर क्यों उसने आक्रमण किया, कैसे वहां पर उसने अपना नियंत्रण स्थापित किया, क्यों मिर्जाओं ने विद्रोह किया, यह सब कुछ हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस बार भी हम देखते हैं कि अकबर काबुल पर नियंत्रण करने की कोशिश इसलिए करता है क्योंकि जो इसका सौतेला भाई है मिर्जा हकीम, वह विद्रोह करने की कोशिश करता है। यानी कई बार यह कोशिश करता है कि अकबर का जो स्ट्रक्चर है, केंद्रीकरण का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में यह ना आए और खुद से अपनी स्वतंत्र शाखा चलाता रहे। लेकिन अकबर समझता था कि जो आपका काबुल का क्षेत्र है यह दरअसल मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है, यानी काबुल पर जिसका नियंत्रण होगा वह यह तय करेगा कि कोई व्यक्ति भारत में आएगा या कोई व्यक्ति भारत में नहीं आएगा। काबुल के इस पार अफगानिस्तान का क्षेत्र, इसके साथ साथ मध्य एशिया का क्षेत्र, तो यहाँ के जो लोग हैं वह नियंत्रण ना करें या फिर वह आक्रमण ना करें, अकबर को यह तय करना था। इसके साथ साथ यह रेशम मार्ग पर पड़ता था, यानी जो बहुत प्रमुख व्यापारिक मार्ग है रेशम मार्ग, वह भी इस क्षेत्र से होके जाता था। तो व्यापारिक लाभ भी अकबर को कमाना था। इसके साथ साथ उसे अपने क्षेत्र की सुरक्षा भी करनी थी। जब तक मिर्जा हकीम उसके विद्रोह में नहीं था तब तक अकबर कुछ नहीं करता है, लेकिन जब मिर्जा हकीम विद्रोह करने लगता है तो अकबर को समझ में आ जाता है कि कल को हो सकता है मिर्जा हकीम किसी बाहरी शक्ति को बुला ले और बुलाकर मिलकर उस पर आक्रमण कर दे। इस आक्रमण को अकबर भांप लेता है और वह काबुल पर अधिकार करने का निर्णय लेता है। इसी बीच 1581 में मिर्जा हकीम ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया। अब यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी थी कि अगर अकबर को अपना नियंत्रण बनाए रखना है, इसके साथ साथ अपने क्षेत्र की सुरक्षा उसे बनाए रखनी है, तो मिर्जा हाकिम को पराजित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मिर्जा हाकिम विद्रोही होने के साथ साथ अपने क्षेत्रों को बढ़ाने का भी प्रयास कर रहा है और पंजाब पर वह अटैक कर देता है। इस कारण से अकबर अपनी सेना की तैयारी करता है और सेना को तैयार करके यहाँ पर युद्ध करता है। 8 फरवरी 1581 में अकबर एक बड़ी सेना के साथ मिर्जा हकीम के खिलाफ अटैक करता है। अकबर की इस सेना में राजा मानसिंह और फौजदार खान जैसे सेनापति होते हैं। मुगल सेना और राजपूतों की सेना दोनों आपस में मिलती है और मिलकर मिर्जा हकीम पर अटैक करती है। मिर्जा हकीम जानता है कि वह अकबर की सेना से नहीं लड़ सकता है, अकबर की सेना बहुत शक्तिशाली है, तो वह पीछे हट जाता है और भागकर काबुल से पीछे चले जाता है। बहुत आसानी के साथ जो काबुल का क्षेत्र है वह मुगल नियंत्रण में आ जाता है और मुगल नियंत्रण में आने के बाद अकबर अब वहां पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करेगा। जब मुगलों ने यानी जब अकबर ने काबुल पर नियंत्रण कर लिया तो उसके बाद जो आपका मिर्जा हकीम है वह शरण लेने पहुंच गया कहां? अकबर के पास। पहले तो यह युद्ध के मैदान से भाग गया। इसको पता था युद्ध यह नहीं कर सकता है, अगर युद्ध करेगा तो मारा जाएगा। जब युद्ध नहीं होता है तो काबुल पर अधिकार हो जाता है अकबर का, यह भाग जाता है। बाद में यह अकबर से मिलता है और अकबर से शरण मांगता है कि हम आपके अंडर ही रहेंगे, आपके अंडर रहकर ही काम करेंगे। तो अंततः इसको मुगल दरबार में शामिल कर लिया जाता है और जो विद्रोह होने की भविष्य में संभावना है उसे भी समाप्त कर दिया जाता है। काबुल आ जाता है अकबर के नियंत्रण में। अब अकबर ने यहाँ पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित किया और नियुक्त किया किसे? बख्तुन्निसा बेगम को। यह अकबर की सौतेली बहन है, क्योंकि जो आपका मिर्जा हाकिम है या मिर्जा हकीम है वह भी अकबर का सौतेला भाई था। उसने विद्रोह किया, विद्रोह को दबाया गया, आ गया अकबर की शरण में। तो अकबर ने क्या किया? क्योंकि आप यहाँ समझिए, वहां पर जो जनता है वह जो आपकी जनता होती है वह जो स्थानीय प्रशासक होता है उस स्थानीय प्रशासक के प्रति समर्पित होती है। तो अकबर ने इनके राजा कौन था? मिर्जा हाकिम, इसे अपने कंट्रोल में कर लिया। इसने जाकर मुगल दरबार में शरण ले ली। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वह यह मानते हैं कि उनका राजा जा चुका है, उन्हें नए राजा की तलाश है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि वह अपने में से किसी को राजा चुनेंगे
और राजा चुनने के बाद अगला लक्ष्य क्या होगा? अपने क्षेत्र को मुक्त कराना और फिर से नई प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना। तो अकबर ने यहाँ क्या किया? अकबर ने इन्हीं का प्रशासक नियुक्त कर दिया, यानी इन्हीं में से प्रशासक नियुक्त कर दिया। और उसी पुराने जो प्रशासक वंश है वहां से अब यहाँ पर भी 2 चरण होते हैं। जैसे किसी क्षेत्र पर नियंत्रण किया गया, स्थानीय प्रशासक वहां पर नियुक्त करना है, तो एक तो जो पुराना वंश था उसी से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, या फिर नए वंश से किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। यह क्रम भी हमने देखा है। 2 वंशों में संघर्ष होता था, एक वंश के साथ एक राजा खड़ा होता था, युद्ध होता था, उसको पराजित कर देता था और दूसरे वंश का प्रशासन स्थापित हो जाता था। लेकिन यहां पर अकबर ने क्या किया? उसी वंश का जो प्रशासक है उसे नियुक्त कर दिया, भले ही वह क्या है, एक लड़की है या फिर एक महिला है। तो यहां पर भी हमको अकबर की दूरदर्शिता दिखती है। अगर अकबर ऐसा ना करता तो भविष्य में इस बात की पूरी संभावना थी कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वह विद्रोह करते और विद्रोह करके इस क्षेत्र को कम से कम डिस्टर्ब तो जरूर करते। लेकिन यहाँ पर अकबर की एक दूरदर्शिता और है, वह क्या है? क्योंकि काबुल का क्षेत्र है और काबुल का क्षेत्र क्या है? व्यापारिक मार्ग पर, इसके साथ साथ सामरिक मार्ग पर, यानी यहाँ पर नियंत्रण बनाए रखने से व्यापारिक लाभ भी मिलता और भविष्य में होने वाले जो आक्रमण है उनसे सुरक्षा भी मिलती। तो कैसे अकबर किसी और का नियंत्रण यहाँ पर रहने देता? शुरुआती विद्रोह को दबाने के लिए बख्तुन्निसा की नियुक्ति होती है, लेकिन धीरे धीरे जो इसकी भूमिका है, किसकी? बख्तुन्निसा की, वह भूमिका कम होती रहती है। यहाँ पर जो अकबर का अधिकार है वह धीरे धीरे बढ़ता रहता है। अकबर यहाँ पर नियुक्त करता है मान सिंह और मान सिंह से यह कहता है कि धीरे धीरे इस क्षेत्र का कंट्रोल अपने हाथों में ले ले, और यह होता भी है। तो यह तथ्य आपसे पूछा जाएगा कि अकबर ने कहां पर अपनी सौतेली बहन को गवर्नर बनाया था, तो वह क्षेत्र था काबुल का क्षेत्र। कारण क्या है? हमने पीछे समझा। एक तो कूटनीति, क्योंकि अकबर को पता था विद्रोह होने की संभावना है, भविष्य में अगर उसको अपना नियंत्रण बनाए रखना है तो किसी ऐसे ही व्यक्ति को उसे नियुक्त करना होगा। दूसरा, एक पारिवारिक कारण भी दिखता है, क्योंकि यह हमको दिखता है कि यह पहले से ही एक ही परिवार से कनेक्टेड है, यानी हुमायूं के ही वंशज हैं। तो अकबर इस बात को भी ध्यान में रखता है और इस क्षेत्र का प्रशासन अपनी सौतेली बहन को सौंप देता है। बाद में क्या बदलाव होता है, यानी 1585 के बाद किस तरह का बदलाव होता है? जब मिर्जा हकीम की मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे मान सिंह को वहां पर अपना प्रशासनिक क्षेत्र बढ़ाने के लिए कहा जाता है, यानी उस क्षेत्र को मान सिंह धीरे धीरे कंट्रोल करते हैं। धीरे धीरे जो आपकी बख्तुन्निसा है इनकी भूमिका कम हो जाती है और काबुल पूरी तरीके से मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया जाता है। इस तरह से अकबर अपनी दूरदर्शिता के साथ और बहुत ही शानदार निर्णयों के साथ काबुल को अपने क्षेत्र में शामिल कर लेता है और मुगल साम्राज्य की पहुंच काबुल तक स्थापित हो जाती है। इस तरह हमने समझा कि कैसे अकबर ने काबुल पर नियंत्रण किया और उस नियंत्रण के बाद वहां की जो प्रशासनिक भूमिका में उसने अपनी योग्यता दिखाई, या फिर प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करने में जो योग्यता उसने दिखाई उसे हमने समझ लिया। इस वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही। वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।